नमस्कार। तो आज चुनावी नतीजों का दिन है, चुनावी विश्लेषण का दिन है और अगर डॉक्टर रॉय का विश्लेषण ना सुना हो तो दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो उनकी कमियां जरूर खलेगी, शायद हम सबको डॉक्टर प्रणव रॉय की कमी, उनके विश्लेषण की कमी खलेगी। बहरहाल आज गुजरात और हिमाचल के चुनाव जो प्रमुखता है उनके नतीजों का दिन है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी आप देख सकते हैं, अखिलेश शर्मा यहाँ पर हैं, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती। जी हाँ, और आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो मतदान हुआ है उस पर वोटों की गिनती होगी। कल दिल्ली में जो एमसीडी में झटका लगा है बीजेपी को, क्या बीजेपी उससे उबर पाएगी? और गुजरात जहां पर कि बीजेपी एक बड़ा इतिहास रचने की तैयारी कर रही है, क्या उसको उसमें सफलता मिल पाएगी या नहीं? हिमाचल प्रदेश में क्या रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा? ये लगातार आज पूरे दिन हम आपको अपने तमाम सहयोगियों के साथ बताते रहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मनोरंजन भारती भी हैं। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा हमने दरअसल स्क्रीन पर डाल दिया है क्योंकि एक पोल खोल यहां पर भी होगी। कल तो एग्जिट पोल उस तरीके से सटीक नहीं रह पाया जिस तरीके से वो दावा करते हैं एमसीडी के चुनाव में। अब ये होगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि एक जो पोल ऑफ एग्जिट पोल है उसके हिसाब से बीजेपी 132, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस गिनी जाएगी, पिछली बार से 33 ज्यादा, और वो खास तौर से जब 27 साल से आप एक राज्य में हैं। तो 27 साल बाद भी अगर आप 132 ला रहे हैं तो ये बड़ी जबरदस्त बात होगी। आपका फैक्टर कितना होगा और कांग्रेस को कितना गिराएगा या किसको कितना गिराएगा, ये भी एक बड़ी रोचक चीज होगी देखने के लिए। और गुजरात की बात तो संकेत ने कर दी, हिमाचल की बात बता देता हूं। हिमाचल जो है, जैसा कि अखिलेश ने कहा कि रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि हिमाचल में ये रिवाज है कि हर बार जो है सत्ता परिवर्तन होते रहता है। 58 सीटों की विधानसभा है, इसलिए छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, और वहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि शायद कहा जा रहा है, यदि एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर जो है वो पोजीशन जो है थोड़ी टाइट है। देखते हैं कि बक्सा जब खुलता है, ईवीएम जब की गिनती होती है, तब वहां पर क्या रिजल्ट होते हैं। बिल्कुल निधि जी, एक तो एग्जिट पोल की तो बात कर ही दी है यहाँ पर सब कुछ, लेकिन एक तो होता है एग्जिट पोल की गणित और एक होता है चुनाव से पहले की केमिस्ट्री। नतीजे जब आते हैं उसमें जो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है कि हम देख लेना इतना पाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है, क्यों अखिलेश जी, तो कॉन्फिडेंस बदलते हुए आदमी देखता है। जैसे कि जो पहले 200 के दावे कर रहे थे वो फिर धीरे धीरे 150 पे आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो बहुमत तो छू ही लेंगे, उसके बाद कहते हैं हम समर्थन दे देंगे। ऐसे तमाम बार देखने को मिला है। तो कल के उन्हीं से उभर रहे हैं जो कल दिल्ली के एमसीडी के चुनावी जो नतीजे आए। वहां एक और दिक्कत है, अब मेयर कौन? जी जी, जैसे हमारे मनोरंजन भारती हमेशा ये कहते हैं, मुझे याद है कि जैसे जैसे कमेंट्री जो है वो वनडे में या T20 में हर बॉल के हिसाब से बदलती है, तो परिणाम क्या होगा ये भी आपका हर गेंद के हिसाब से बदलता है। तो जिस तरह से रुझान आएंगे उसी हिसाब से हम अपनी कमेंट्री करते रहेंगे। हम तो कमेंटेटर है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करते हैं। जैसे आप देखते हैं T20 वनडे में जिस ढंग से होता है, उसी तरह हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि कब क्या होने वाला है। लेकिन दोनों राज्य काफी महत्वपूर्ण है, और एक राज्य तो गुजरात है जहां पर कि संघर्ष की बात उतनी नहीं कही जा रही है। बीजेपी कितना आंकड़ा छूती है, हाँ, इस बात पे डिबेट किया जाएगा। जीत तय है, कितने से जीतेंगे इस पर बहस हो रही है। नंबर 2 पर कौन रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी पार्टी क्या अपना जो मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास करी वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अखिलेश जी, लेकिन इससे पहले हम रिपोर्टर्स पर जाएं और उनसे बात करें, एक चर्चा और कर ले। देखिए, बड़े बड़े चुनावों के बीच में कुछ छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण चुनाव, उन पर कहीं चर्चा रह ना जाए, तो इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो पहले अखिलेश जी और उसके बाद मनोरंजन जी, बिल्कुल कौन से जरूरी? मैनपुरी सबसे महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से खड़ी हैं, तो ये इस पर सबकी नजर रहेगी कि मैनपुरी में क्या होता है। इसके साथ साथ ही रामपुर, जो कि आजम खान का गढ़ है, वहां पर भी उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो आजम खान की विरासत वाकई रामपुर में बची है या नहीं बची है, इसका भी फैसला आज होगा। राजस्थान में भी एक उपचुनाव है, बिहार में भी है, और इसके साथ ही उड़ीसा में भी एक उपचुनाव, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि उड़ीसा में जो पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेडी हारी थी, बीजेपी जीती थी। और पहली बार ऐसा हुआ है संकेत कि नवीन पटनायक, जो कि अमूमन उपचुनाव में प्रचार नहीं करते हैं, इस बार चुनाव मैदान में वो उतरे या उतरना पड़ा, आप ये कहें। और बिहार का जो सीट है, कुरहनी सीट है, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी के लिए, और आपको मालूम है कि लालू यादव जो है सिंगापुर में उनके किडनी का जो है ट्रांसप्लांट हुआ है, और
जो तेजस्वी है वो एक भाषण में कुल्हानी में कह चुके हैं, कुल्हानी में कि ये गिफ्ट दीजिए लालू जी को आप लोग जिता के। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी वहां पर प्रचार करने गए थे। बिल्कुल, तो 5 राज्यों के 7 सीटों पर भी हमारी नजर रहेगी जो उपचुनाव होने वाले हैं। और सीधे पहले अपने सहयोगी के पास सोहित मिश्रा, हमारे सहयोगी गुजरात में मौजूद हैं। सोहित, आप इस समय कहां पर हैं और आपके आसपास किस तरह की रंगत है या माहौल है, जरा बताइए। जी देखिए, अभी आप लोगों को मैं सुन रहा था, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो कॉन्फिडेंस है वो सुबह ज़्यादा रहता है और दिन ब दिन वो बदलते रहता है, उसी तरह से जो मैं फ़िलहाल हूँ अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस के बाहर, और कल भी मैं यहाँ पर आया था। जो यहाँ के प्रभारी हैं रघु शर्मा, उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कांग्रेस उसे परिवर्तन समय यानी परिवर्तन के लिए बचा हुआ समय बता रही है। नीचे लिखा हुआ है सत्तामा भाजपा छेली घड़ी, जो यानी सत्ता में भाजपा के लिए और कितना समय बचा हुआ है। 6 घंटा 12 मिनट 38 सेकंड बचे हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर परिवर्तन आने वाला है। ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने ये घड़ी चुनाव से पहले ही लगाई हुई थी। काफ़ी उनका कहना है, कल रघु शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके साथ बातचीत भी की, तो उनका ये कहना है कि आप लोगों ने या बाकी चैनल्स ने 2017 में भी जब पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स आए थे, उसमें जिस तरह से दिखाया था कि कांग्रेस खत्म हो रही है और बाद में जिस तरह से कांग्रेस को 77 सीट आई थी, इस बार भी चमत्कार होगा। आप लोग देखिएगा, ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया, सोशल मीडिया या टीवी मैनेजमेंट पर काम नहीं किया है। तो इस तरह की कॉन्फिडेंस उनके पास है। जो आंकड़े हैं पिछली बार के, अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखें तो बीजेपी को 49.05% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। और इस पर वो अभी भी राइट करना चाहती है। बाबा, आप सही कह रहे हैं सोहित, पिछले बार का प्रदर्शन है उस पर कांग्रेस गर्व कर सकती है। लेकिन सोहित, सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव जो है काफी यूनिक है। एक तीसरा प्लेयर भी है इस बार गुजरात में, जिसने कि इस पूरे मामले को तिकोनीय बना दिया है। और कांग्रेस के लिए दुविधा है कि इस बार अहमद पटेल नहीं है तो कौन लड़ रहा है चुनाव। गांधी का आपने देखा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या सूरत देखते हैं तीसरे प्लेयर आने से? तीसरे प्लेयर आने से जो सूरत इलाका है वहां पर तो जरूर असर देखने मिल रहा है। आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। दूसरी बात ये रही है कि कई जगहों पर बिल्कुल जो वोट्स हैं आम आदमी पार्टी किसके ज़्यादा काटती है वो देखना अहम होगा, क्योंकि शहरी इलाकों में बीजेपी के भी वोट्स काटेगी आम आदमी पार्टी, ऐसा उनका कहना है, उनका खुद का अनुमान है। कांग्रेस की अगर बात करें बाबा, तो उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ पहले से अच्छी रही है। इसके अलावा मुस्लिम वोट्स हो या फिर ओबीसी वोट्स हो, वो उनके फेवर में आने वाले हैं। कुछ आंकड़े हमने निकाले थे कि कुल मिलाकर 15% ट्राइबल वोट्स हैं। अगर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी एक सभा के लिए आए थे, उसमें भी उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर काफ़ी बातचीत की थी, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जिक्र किया था। 31 सीट ऐसे जहां पर 30% से ज़्यादा एसटी वोट्स हैं, 40 सीट ऐसे जहां पर 20% से ज़्यादा एसटी वोट्स हैं, और 47 सीट ऐसे हैं जहां पर 10% से ज़्यादा एसटी वोट्स हैं। तो इस तरह से जो वोट्स हैं, जो ये आंकड़े हैं, इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उनके फेवर में आएगी। एंटी इनकम्बेंसी तो एक मुद्दा है ही। जिस तरह से उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कई ऐसे थे जिनके टिकट काट दिए, उसमें से 20 से लेकर 30 उम्मीदवार बने, वो बागी बन गए हैं जिन्होंने भी बीजेपी के वोट काटे हैं। तो ऐसे कई सारे दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीनी मुद्दा हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, महंगाई हो, मोदी ब्रिज हो, लेकिन देखिए ये जो बागी वाला मुद्दा है, इसमें जितनी उम्मीद से कांग्रेस है उतनी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी भी है कि बहुत सारे ऐसे बागी होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी फेवर कर देंगे, और चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें से बीजेपी से भी निकल के गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सोहित एक बार वो घड़ी दिखा दीजिए, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। क्यों अखिलेश जी? अब वो कॉन्फिडेंस, वही जो मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, लेकिन दिन के अंत तक वो घड़ी कहीं बीच में बंद ना हो जाए, या चलते चलते रोक ना दी जाए, या फिर बाद में उसका मजाक ना उड़ने लगे, ये सारी भी कुछ पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो एक बार जरा वो घड़ी फिर से देख लें। संकेत, बिल्कुल घड़ी तो दिखा रहे हूं संकेत। हाँ। 6 घंटे बाद हम वापस यहाँ पर लौटेंगे और तब क्या कुछ क्लैरिटी भी आएगी, और उसके बाद देखना है कि किस तरह से ये घड़ी का भविष्य क्या है। परिवर्तन का जो समय है वो 6 घंटा 9 मिनट बचा हुआ है, यानी लगभग 1 बजे के करीब अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तब 1 बजे का समय तय किया है कांग्रेस ने। तब आंकड़े क्या होते हैं
तो 1 बजे तक शायद पता चल एक जाएगा सवाल कि अगर मैं परिवर्तन आपसे आती ये है, भी- नहीं आती है, या फिर इस घड़ी का भविष्य क्या होता है। सोहित, ये वोटर टर्नआउट कहा जा रहा है पिछले 10 सालों में सबसे कम रहा था। इस बार जो वोटिंग हुई है, तो क्या जो वोटर टर्नआउट कम रहा पिछले 10 साल में उसका भी असर कुछ होगा? जी बिल्कुल, वोटर टर्नआउट का असर बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा और हर एक पार्टी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में ऐसे कई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, लेकिन वो किसी और को वोट देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ऐसे कई हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं दी। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो वोट देने आए थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट्स नहीं मिले हैं। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो वोटर टर्नआउट आया है वो उनके फेवर में आया हुआ है, उनके लोग आए हैं और कई ऐसे हैं। तो हर पार्टी का यही कहना है कि हमारे वोटर्स तो वोट करने गए थे। तो अब ये देखना अहम होगा कि वोट किसने किए, क्योंकि एक तो वोटर टर्नआउट कम है, ऊपर से त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में अगर कम वोटर टर्नआउट में कोई भी एक पार्टी अगर वोट काटने का काम करती है तो इसका असर बाकी पार्टियों पर पड़ेगा, उस सीट पर पड़ेगा। तो ऐसे में हर कोई रुका हुआ है देखने के लिए कि किसे कितना वोट्स मिलते हैं। ये जो 100% वोट होता है, जिसमें से 41% कांग्रेस को मिले थे और 49% बीजेपी को मिले थे 2017 में, उसमें आम आदमी पार्टी कितना रोल प्ले करती है। 2017 में वो 29 सीटों पर लड़ी थी, सभी में उनकी डिपॉजिट जब्त हुई थी, लेकिन इस बार माहौल बदला है। कई जगहों पर उन्होंने काफी प्रचार किया है। इस बार तो सीएम उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित किया था। तो चीजें बदली हैं। अब जब ईवीएम खुलते हैं, वोटिंग गिनती शुरू होती है, तब क्या होता है ये देखना है होगा। जी सोहित, आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। आप मेरा अगला सवाल अखिलेश और संकेत आप दोनों से है। क्या आपको लगता है कि गुजरात में बीजेपी के पास ये चुनौती है कि वो 182 की विधानसभा में 125 सीट क्रॉस करे और दिखाए कि जो इतने साल के बाद भी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं वो जो है उसको माइनस करती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी? बिल्कुल मनोरंजन, क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बेंचमार्क है वो बीजेपी ने अपने लिए खुद सेट किया है। क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जो कि पीएम मोदी का राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह का राज्य है, और इसीलिए बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो 127 का आंकड़ा 2002 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी ने हासिल किया था, उसे भी पार किया जाए। हालांकि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में 2017 में बीजेपी का यही प्रयास था कि 150 का आंकड़ा पार किया जाए, लेकिन पिछली बार उन्हें झटका लगा था। लेकिन इस बार काफी ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की है। खुद पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। 27 रैलियां उन्होंने की, कई बड़े रोड शो किए। अहमदाबाद में जो उनका रोड शो था 50 किलोमीटर का, उसके बारे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे लंबा रोड शो था किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस तरह से पूरी मेहनत बीजेपी ने की है। तमाम मुख्यमंत्रियों को, अन्य राज्यों के नेताओं को, मंत्रियों को वहां पर झोंका गया, और इसलिए बीजेपी को यह उम्मीद है कि जो 127 का आंकड़ा है वो पार करे। और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य वो है कि जो कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड था 147 सीटों का, उसको भी पार किया जाए। ये भी बीजेपी का प्रयास इस चुनाव में है। संकेत जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रहती है ना चुनाव की, उसमें अक्सर अखिलेश जी भी बताते हैं, हम लोग सुनते भी हैं, एक विश्लेषण ये होता है कि कारपेट बॉम्बिंग कर दी, ब्लिट्सक्रीग हो गया, ये नेता इतनी रैली, इतने ये इतने वो। अब हमको मान लेना चाहिए कि बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ती है, यही उनका तरीका है। और अगर आपको भी पता होगा, वो पहले से ही एक स्टाइल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाने से पहले, कि एक माहौल क्रिएट कर दो, और उसके चलते वोटर्स पे जो इन्फ्लुएंस, आप देखें आम आदमी पार्टी भी वही माहौल क्रिएट कर रही है। इसका असर कितना होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप स्पेसिफिक अर्बन पॉकेट्स देखिए। ये जो पूरी बात हो रही है ना मनोरंजन जी, कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये दोनों तरफ पर लागू होता है कि वो कांग्रेस को डैमेज करेगी या वो बीजेपी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है वो अर्बन फिनोमिनन। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम अंकित के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गांधीनगर में मौजूद हैं, और अंकित वहां से अगर हमें आप बता सकते हैं कि गांधीनगर में इस तरह इस समय क्या प्रतिक्रियाएं, भी तो शुरुआत है दिन की, वहां पे क्या हाल? देखिए गांधीनगर, जैसे कि अभी संकेत बता रहे थे कि शहरी जो इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुखर जो आपको वोटर मिलेंगे, सपोर्टर मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यहां पर एक बड़ा एक निश्चिंत जैसा माहौल है। लोगों को लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। सबकी उत्सुकता इस बात में है कि कितने सीट उनकी आने वाली हैं। क्या वो 2002 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या 1985 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बात सारी इस बात की हो रही है।
कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। अगर आप गुजरात में घूमे, जैसे आप बता रहे थे कि अखिलेश जी भी कह रहे थे नरेंद्र मोदी ने इतना सारा काम किया, इसको अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें तो उनको ऐसा लगता है कि देखिए हमने अपनी साइलेंट कैंपेन जो चलाई उससे शायद उनको कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लग गया। ये बात वो नहीं मानेंगे कि उनका पूरा पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चुनाव इसी तरीके से लड़ती है। आम आदमी पार्टी दो धारी तलवार है, लेकिन क्या वो पहले चरण के अलावा कुछ बहुत ज्यादा दूसरे चरण में कर पाएगी, ये भी अब चुनाव के नतीजे बताएंगे। नेशनल पार्टी बनने की बात है, कल जिस तरीके से चुनाव जो नतीजे आए वो एग्जिट पोल से थोड़े कम आए उनके लिए, तो क्या ऐसा ही यहां पे नहीं होने वाला, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि मुझे ऐसा बताया गया है कि कमलम पर 4 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, 11 बजे तक उनके सारे बड़े नेता कमलम पहुंच जाएंगे जो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है। उनको बस अब ये देखना है कि उनकी मार्जिन कितनी होती है। और ये सब कहते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक अगर मैं एक जी मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है इतनी रैलियां 27 रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, आखिर बीजेपी के पास जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस इसलिए दिखाई दी है कि बीजेपी का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो अर्बन पॉकेट में बहुत अच्छा है, जो ग्रामीण इलाका है वहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम है। कांग्रेस जो है वो ग्रामीण इलाके और ट्राइबल बेल्ट में अच्छा करती है। और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी का जो फेनोमेनन है कि वह अर्बन पार्टी है, अर्बन वोट काटती है, उसको लेकर के बीजेपी जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने क्या ऐसी तैयारी की थी कि अर्बन वोट जो है उनको अधिक से अधिक पड़े? जी, ये बीजेपी मैक्सिमाइज करने की कोशिश तो हर बार की तरह करेगी। अगर 2017 की आप बात करें तो अहमदाबाद में शहर की 16 सीटें जो हैं, 16 की 16 भारतीय जनता पार्टी जीती। कुल मिला के जो शहरी और जो रूरल सीट है अहमदाबाद में 23 सीट पड़ती हैं, 21 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सूरत की अगर आप बात करें, पाटीदार आंदोलन के बाद भी 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी जीती थी, तो उसको वो मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करेगी। शायद इसीलिए सूरत हो या अहमदाबाद हो, वहां पर प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से बाहर निकल के आना पड़ा। लेकिन हम बड़ा माइन्यूट इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, शायद इसी को भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाती है। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग परेशान नहीं है, कि लोगों को यहां पर मुख्यमंत्री का नाम भी शायद ना पता हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है, बीजेपी के नाम पर वोट ज्यादातर लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, अगर उसकी आप बात करें, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जहां पर पाटीदार कैंडिडेट हैं, वहां पर कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉप अप किए हैं वोट काटने के लिए। जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं आपको अहमदाबाद की बात बताऊं, वहां पर 46 कैंडिडेट है, जिसमें से 36 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 36 के 36 ऐसा कहा जा रहा है कि 500, 1000, 2000 वोट काटने वाले कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो माइक्रो मैनेजमेंट शायद भारतीय जनता पार्टी को और आश्वस्त बनाता है कि उनकी जीत होने वाली है। सही कहा आपने। अखिलेश, जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं वो तो पिछले चुनाव में भी था, लेकिन पिछले चुनाव का रिजल्ट क्लोज हो गया था, 99-77 हो गया था। तो हम क्या माने कि बीजेपी की मशीनरी तो लड़ती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको कि इस बार प्रधानमंत्री ने, खास करके जो अर्बन वोटर की बात मैं करता हूं, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अर्बन वोट बाहर निकाल के आओ, क्योंकि अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, ये 4 जगह स्वीप करती है बीजेपी। तो वो जो अर्बन पॉकेट है वही एक जो है उसका निगेटिव पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी भी वही डेंट कर सकती है। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहली बात तो जो आपने मशीनरी की बात की, मनोरंजन, बीजेपी बहुत ताकतवर है गुजरात में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जितनी बीजेपी ताकतवर है उतनी कांग्रेस भी ताकतवर है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को आप इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। 40% वोट जिस पार्टी के पास हो, इतनी बुरी हालत पूरे देश में होने के बावजूद भी उसे आप इस तरह सिरे से खारिज करते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए बीजेपी हमेशा कांग्रेस को फैक्टर इन करके ही अपनी रणनीति बनाती है। लेकिन इस बार जरूर आम आदमी पार्टी के आने से कुछ समीकरण उनके अपने बदले हैं, और इस बार जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से बदला है। CR पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, खुद अपनी सीट पर जो उन्होंने प्रयोग किया नवसारी में, सबसे ज्यादा मार्जिन से पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में वो जीते थे, और वो जो मॉडल उनका अपना है वो उन्होंने पूरे गुजरात में लागू किया है। पन्ना प्रमुख की जो बात है बीजेपी में, अब वो पुरानी हो गई। अब उन्होंने बूथ अध्यक्ष बनाए, यानी हर बूथ के लिए उन्होंने एक समिति बना दी और उसमें वोटरों को ही उन्होंने वोटरों में से अध्यक्ष चुने। तो इस तरह से बीजेपी ने कोशिश की थी। लेकिन जो आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, मतदान प्रतिशत को लेकर के, शहरी इलाकों में बीजेपी के असर को लेकर के, देखिए पहले चरण में जिस तरह से कम मतदान हुआ
उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि शायद ये जो कम मतदान है ये कहीं नुकसान उन्हें ना करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार एक प्लेयर बनकर वहां पर उभरी है। तो इसीलिए दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। और आपने ये भी देखा होगा कि न केवल बीजेपी या अन्य पार्टियां, कांग्रेस या उन्हें भी चिंता थी, बल्कि चुनाव आयोग को भी इस बात की चिंता थी कि आखिर शहरी इलाकों में लोग वोट क्यों देने नहीं निकल रहे। तो इसीलिए चुनाव के बीच में ही चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया कि शिमला से लेकर के सूरत तक शहरी मतदाताओं में जो उदासीनता देखी जा रही है ये ठीक बात नहीं और इसको काउंटर करना चाहिए, इसलिए लोगों को ज्यादा वोट देने के लिए कहा गया। तो इसीलिए पहली चरण की तुलना में थोड़ा दूसरी चरण में ज्यादा वोट पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो गुजरात का अपना एक औसत है 70% के करीब, उससे कम है। जी नहीं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने बिल्कुल प्रचार नहीं किया है, पिछली बारी अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने करीब 40 रैलियां की थी। इस बार वो आए, जो विराम दिन था, जो रेस्टिंग डे था, उस दिन जाकर उन्होंने अपना प्रचार किया और तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे वो जुटे हुए थे, वो प्रचार करने में जुटे हुए थे। लेकिन जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व का प्रचार नहीं हुआ या कांग्रेस के जो सिर्फ स्थानीय लोग या कुछ मुख्यमंत्री गए, भूपेश बघेल गए, अशोक गहलोत गए, वो प्रचार कर रहे थे, इसका क्या असर हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस का भले ही बेस बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या जो शीर्ष नेतृत्व प्रचार के लिए नहीं पहुंचा उसका कुछ असर होगा या वो पर्याप्त है जो स्थानीय नेताओं ने जो अपना दम लगाया है वहां पर? देखिए 2017 में अगर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा तो उसके पीछे एक कारण वहां पर जो आंदोलन उस वक्त चल रहे थे, चाहे पाटीदार आंदोलन हो, चाहे अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका विरोध में जो आंदोलन हुआ, इसके साथ साथ जीएसटी का मुद्दा भी पिछली बार था कि सूरत में या अन्य जगह पर, और नोटबंदी, ये सारी चीजों को मिलाकर के एक ऐसा माहौल बना जिसके बावजूद भी बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट है। मैंने कहा कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के 40% वोट मिलना ही मिलना है घर बैठे, उन्होंने कुछ काम नहीं। इस बार ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी केवल एक दिन गए, 2 रैलियां करके वापस आ गए। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसने गुजरात को नहीं छुआ। सोनिया गांधी प्रचार के लिए नहीं गई, प्रियंका गांधी वहां पर नहीं गई। प्रियंका हिमाचल में जरूर गई, लेकिन गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया। तो इससे यह संदेश गया कि शायद कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है गुजरात को लेकर के। और ये पहला इलेक्शन होगा जबकि जो माइनस अहमद पटेल कांग्रेस। मनोरंजन, आप ही जरा बताइए, जरा ये जो कांग्रेस के तरफ से जो प्रतीत हो रहा है कि वो ज्यादा शीर्ष नेतृत्व नहीं जा रहा है, क्या अलग कैसे इसे पढ़ें, समझे? क्या चुनावों को एकदम छोड़ा गया है या जो स्थानीय नेता हैं उनके दम पर? देखिए अभी तक जो गुजरात की कहानी है कांग्रेस के लिए ना, वो अहमद पटेल के भरोसे रहती थी। अहमद पटेल जो करते थे वहां पे कोई इंटरफेरेंस होता नहीं था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव ऐसी पहला चुनाव है जिसमें अहमद पटेल है नहीं, और गांधी परिवार इसमें ज्यादा स्टेक हार्दिक पटेल कुछ बोल रहे हैं, पहले वहां चलते हैं फिर इस पे बात करते हैं। 135 से 45 सरकार तो बनने वाली, आपको कोई शक है? किस तरह का जल्लोश रहेगा सरकार बन? ये शरद की ओपी मिल जाएगी। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि हम सरगस नहीं निकालेंगे, क्योंकि सरगस के बहाने हम लोगों को रोड पे परेशान नहीं करना चाहते। तो मेरे व्यक्तिगत तो मेरा ये फैसला है। 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगा, कहीं ना कहीं उम्मीदें है कि जल्द से काउंटिंग शुरू हो और जिस तरह से आंकड़े सामने आए बिल्कुल जल्द आ जाएगी, उसमें कौन रोकने वाला है। थैंक यू। विरम गांव से है, चुनाव मैदान में इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार पाटीदार आंदोलन का चेहरा थे और जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाता था। हम कांग्रेस की बात कर रहे थे निधि, जैसा मैंने कहा कि गांधी परिवार अपने आप को स्टेक इस चुनाव में लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि स्टेक लगा देते और ज्यादा प्रचार कर देते, जो नतीजे यदि अब जो आने वाले हैं या फिर जो एग्जिट पोल के नतीजे कर रहे हैं, तो उनमें एक और हार का जो है ठीक रहा उनके ऊपर फूटता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग रखा है और कहा कि लोकल लीडर ही ये चुनाव देखेंगे। अब जो सिरफुटवल जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, अशोक गहलोत इंचार्ज थे, पिछले बार कहा गया कि अहमद पटेल के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया था, और लेकिन इस बार खुद ही अपने समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस? मनोरंजन, आपको बताऊं, जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, चुनावी कार्यक्रम, और जो कांग्रेस के तमाम और नेता जुड़ते हैं प्रवक्ता के तौर पर, तो वो बहुत नाराज थे कि अरे देखिए हम इतने दिनों से वहां पर हैं, हम 1 महीने से प्रचार वहां पर कर रहे हैं, आप लोग ये दिखाई नहीं रहे कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो हाँ, हमने ये समझने की यही चेष्टा है समझने की कि एक तरफ होता है चुनाव लड़ना,
लेकिन दूसरी तरफ होता है चुनाव लड़ते हुए दिखना भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो वो आप क्यों नहीं दिखना वो जो चाहते? छवि का खेल है ना, वो देखिए वहां पर कांग्रेस, आपको ये मानना पड़ेगा, कमजोर रही। उन्होंने इसको रणनीति बोल करके प्रस्तुत किया है कि हमारी रणनीति थी कि हम लो की थे, लेकिन चुनाव में अगर आप माहौल बनाते हुए दिख नहीं रहे हैं तो फिर चुनाव का फिर फ्लेवर क्या? चुनाव में तो ये सब देखा, चुनाव में लोग ही है, इसका मतलब बाहर इसका है। मतलब बाहर है। संकेत ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि लोग जो है वो परिवर्तन की बात वहां नहीं कर रहे हैं गुजरात में। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है कि बीजेपी का अभेद्य दुर्ग वहां पर है गुजरात, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कहा कांग्रेस को 40% वोट मिलते हैं, यानी एक ऐसी बड़ी संख्या है जो बीजेपी का साथ नहीं देती है। तो ऐसे कई लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस खुद लीड लेने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर बाकी जो मतदाता अगर वो चाह भी रहा होगा परिवर्तन के लिए तो उसके पास विकल्प क्या बचता है? इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो एक प्लेयर के रूप में उभरी है। शरद हमारे साथ है, बहुत ही दिलचस्प जानकारी शरद दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल लिख करके आए थे कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन अब जो बेंचमार्क है आम आदमी पार्टी का वो उन्होंने थोड़ा लोअर किया है, नीचे किया है। और शरद ये कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली में हो गई, पंजाब में उनकी सरकार हो गई, गोवा में उनको ठीक ठाक वोट मिल गए 7% से अधिक, तो उनका अब जो टारगेट है, जो बेंचमार्क है, वो ये है कि हमें गुजरात में 7-8% वोट मिल जाए ताकि हमें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाए। शरद? हाँ देखिए, बात यह है अखिलेश जी कि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के समय एक बहुत भारी गलती की थी, जिसका उसको बाद में एहसास हुआ। वो ये हुआ कि पंजाब के जब नतीजे आए, आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि उसकी सरकार बन रही है, दावा भी कर रही थी, खुद भी मान रही थी। लेकिन जब पंजाब में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई तो हालांकि वो सफलता अगर दूसरे नजर से देखते तो वो सफलता थी कि पहली बार में ही आप मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए, लेकिन जब नहीं बने तो आम आदमी पार्टी के नेता डिप्रेशन में चले गए और ईवीएम को दोष देने लग गए थे। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी का परसेप्शन खराब हुआ था और बहुत समय उसको उस सदमे से उबरने में लग गया था। तो अब आम आदमी पार्टी ने उस अपनी गलती से एक सीख ली है, वो ये है कि नतीजे आए तो नतीजे को आप नकारात्मक तरीके से मत लीजिए। इसीलिए भले ही अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए ये लिख कर दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल के जब नतीजे आए तो उन्होंने उसमें यह दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल जो है गुजरात में नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जो है वो 15-20% वोट शेयर को ही एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 10 साल के अंदर पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली में खड़ा हूं मैं, ये तैयारी पूरी है आम आदमी पार्टी की। देखिए, हाँ देखें, जैसे कल यहां पर बोर्ड लगाया गया था, सजाया गया था पार्टी को कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। ठीक इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने आज के लिए तैयारी की है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्टेट पार्टी का दर्जा पा चुकी है, पंजाब में स्टेट पार्टी का दर्जा पा चुकी है, गोवा में पा चुकी है। अगर आज 6% वोट जो है गुजरात में वो ले लेती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जी शरद, आप जो दिखा रहे थे बोर्ड वो शायद उल्टा लगा रखा है। वो जब नतीजा आएगा तब सीधा कर देगा, उसको सीधा कर देगा। अभी वो उल्टा इसलिए रखा कि दिखाना नहीं है, लेकिन दिखा दिया शरद ने, दिखा दिया। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब उसको सीधा कर देंगे वो। लेकिन शरद, अब तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। कल के रिजल्ट के बाद तो उनके हौसले बुलंद होंगे। बाबा, हौसले तो बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव तो जीता है, लेकिन जो अपेक्षित सफलता की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी, भले ही हम ये छोड़ दें कि दावे तो कुछ भी होते रहते हैं चुनाव में, हर पार्टी दावे करती है। अरविंद केजरीवाल 230 सीट मिलने का दावा कर रहे थे, वो भले ही हम ये छोड़ दें कि दावे होते हैं, दावे उतने सत्य नहीं होते, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, अगर उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हालात उतने बेहतर नहीं है। बेशक चुनाव जीता है, लेकिन हालात उतने बेहतर नहीं है। मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 में से 3 वार्ड जो है आम आदमी पार्टी हार गई। सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी 3 वार्ड आम आदमी पार्टी हार गई। सही कर रहे, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मंत्री हैं, तो ये है समस्या है आम आदमी पार्टी के साथ। एमसीडी वाला सब चैप्टर खत्म करते हैं, अब आज आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद शरद, आपके पास आते रहेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, कितनी ठंड है, कब वहां पे नेता निकल कर आएंगे, क्या वहां का हाल इस समय? निधि मैम, इस समय यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। बहुत जबरदस्त गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हाथ कांप रहे हैं। देखिए, बहुत ठंड है यहाँ पर, 2 डिग्री टेम्परेचर है और सारे नेता भी अपने घरों में हैं।
हम इस वक्त कांग्रेस ऑफिस सियासी गर्मी। के बाहर हैं। तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ घड़ी तो नहीं है, यहाँ घड़ी तो नहीं है, लेकिन ये एक कटआउट लगाया है, यहाँ पर आ रही है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तब आएगी जब यहाँ पर बीजेपी की सीटें घटेंगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि कल यहाँ पर कांग्रेस को लगा कि प्लान बी बनाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लोटस हो सकता है। अब ऑपरेशन लोटस के चक्कर में यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल यहां चुनाव इंचार्ज भी थे। अब अगर कुछ ऐसा होता है कि हंग टाइप मामला हुआ, रेबल फैक्टर आ गया और उनका, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स का कहना है कि ऑलरेडी बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के विधायकों से, जो जिनकी जीतना तय है, उनसे संपर्क में हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे कांग्रेस का दावा है। तो उस सूरत में कांग्रेस के विधायकों को रायपुर ले जाया जाएगा, तो उसका भी एक खाका तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी के। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हर बार यही होता है कि 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। बीजेपी का पूरा कैंपेन था, वो इस बात पे था कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। प्रेस्टीज बैटल है जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी के 15 से 17 रेबल्स हैं जो लड़ रहे हैं, और नाराजगी उनसे है जेपी नड्डा की, जिसमें कई सिटिंग विधायक हैं, जैसे किशोरी लाल हैं, देहरा से होशियार सिंह हैं, इसके अलावा नेगी हैं। ये सब लोग हैं जो विधायक रहे हैं। एक पूर्व सांसद है कृपाल परमार। सब नड्डा जी को दोष देखते हुए लेकिन सौरभ, दिक्कत तो ये है ना सौरभ, प्रेस्टीज बैटल 50 रैली। सौरभ, दिक्कत तो ये है कि ये रेबल लड़ रहे हैं, ये रेबल जीतेंगे तब तो कुछ होगा ना। देखिए बाबा, हमेशा जो है हिमाचल में कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते थे यहां पर चुनाव, 3 इंडिपेंडेंट थे जो जीते थे, और इस बार भी क्योंकि छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोग चेहरे समझते हैं, लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर रेबल्स जीते, जिसमें से ऐसे लगता है मेरे को बाबा, जो कवर करने के बाद कि 2 रेबल्स हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल है, और दोनों ही करीबी हैं प्रेम धूमल साहब के। तो अब उसमें धूमल साहब का क्या रोल होगा, तो वो देखना होगा। तो पार्टी अपनी तैयारी करके रख रही है। 9 बजे के बाद जब रुझान सही से आएंगे, तब सीएम मुख्यमंत्री यहीं पर ही हैं, शिमला में। और फिर बहुत अहम बात जो हम रिपोर्टिंग में अपने कहते हैं शुरुआत से, सबसे अहम रहेगा कांगड़ा और मंडी। कांगड़ा मंडी में कहते हैं जो कांगड़ा जीतता है वो हिमाचल में सरकार बनाता है। कांगड़ा में 15 सीटें हैं बाबा, जिसमें से 11 सीटें हैं पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मंडी में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें जीती थी। और देखिए कांग्रेस का क्या है, ये वीरभद्र का चेहरा, वीरभद्र सिंह जी नहीं है। यही कांग्रेस का एक सबसे बड़ा कह लीजिए सेटबैक है, और उम्मीद भी कांग्रेस को है कि अगर वीरभद्र जी के ना रहने पर उनको वो एक सेंटिमेंट का फायदा मिल जाएगा। और आखिरी बात बाबा, जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले यहां अखबारों में इश्तिहार था। पहली जो पेज में बीजेपी का इश्तिहार था, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, और तीसरे पेज पर कांग्रेस का इश्तिहार था। कांग्रेस के इश्तिहार में कुछ नहीं था, एक तस्वीर थी वीरभद्र सिंह जी की, और नीचे लिखा था मुझे याद रखना, और कांग्रेस का निशान बना हुआ था। तो वो कांग्रेस का एक सेंटिमेंटल पीछे यही हो जाए कि प्रतिभा सिंह उनकी पत्नी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन गुटबाजी है बाबा। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैं बोल रहा हूं आज आपको, गुजरात से ज्यादा दिलचस्प हिमाचल होने वाला है। सही तो मेरा वादा है, देख लीजिएगा ये होगा। पोल की राय भी बटी हुई है सौरभ की, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। और जो पोस्टर की बात कर रहे थे मनोरंजन की, आ रही है कांग्रेस, इसको लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा छोटा सा खेल किया था अपने लेवल पर, कि जो ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था शिमला की पार्किंग में, जा रही उसके हाँ नहीं आ रही है कांग्रेस विपक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में, दूसरा बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में। इस तरह से उन्होंने उसको खेल करने की कोशिश। तो एक होर्डिंग हमने देखा जो उल्टा था आम आदमी पार्टी का, दूसरा ये होर्डिंग है। तो आज होर्डिंग की भी कहानी है। जो सौरभ ने बोला कि छत्तीसगढ़ ले जाने की बात है, सौरभ मेरी जानकारी के अनुसार एक प्लान बी भी है। अब ये सब तो जीतने के बाद होगा। प्लान बी है कि राजस्थान भी ले जा सकते हैं विधायकों को, यदि उतने विधायक हो गए तो। 2 ही जगह हैं, या तो रायपुर जा सकते हैं या राजस्थान जा सकते हैं। दूसरा आपने सही कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आगे इस पर बातचीत करेंगे। हमीरपुर फैक्टर भी है यहाँ पे, और रोने गाने का वीडियो भी है, और ढेर सारे राजनीतिक चीजें हैं जो कि हम लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी, और ये सौरभ भी बताएगा, जैसे कि वो कवरेज कर भी रहा था, 20 एक दिन घूम के आए हिमाचल में। एक तो चीज होता है कि आप जानते हैं कि आपके खिलाफ कुछ जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ये जो कोशिश रहती है कि ये अगेंस्ट जा सकता है और इसका डैमेज कंट्रोल अभी से शुरू कर दो, वो चीज में बीजेपी ने गुजरात में भी काम किया, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आगे बात करेंगे, और हिमाचल में भी काम किया।
अब आप सोचिए, आप दो तरीके से देख सकते हैं सौरभ इसको, कि प्रधानमंत्री को बताओ बात करनी पड़ रही है रिबेल कैंडिडेट से, लेकिन इसका इंपैक्ट ये भी पड़ सकता है कि देखो प्रधानमंत्री हो करके भी बात कर रहा है, इतना सीरियसली ले रहा है। ये दोनों तरफ की चीजें हो सकती है। देख, डैमेज कंट्रोल की एबिलिटी, बिल्कुल देखिए दोनों तरफ की चीजें हो सकती हैं। देखिए बीजेपी चुनाव जबरदस्त लड़ती है। अगर मैं बात करूं संकेत, पहले जब हम यहां पर पहुंचे तो लग रहा था कि कांग्रेस को एज है, लेकिन जो बीजेपी ने तूफानी कैंपेन किया है, मत पूछिए। प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैली हुई 8 दिन में, ताबड़तोड़, चंबा, हमीरपुर, सोलन, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा एंड में कि आप कुछ मत देखो, आप किसी के बारे में मत सोचो, आप मुझे देखो, मैं आपका बेटा हूं और मुझे देख करके जाकर के कमल का वोट दबा के आओ। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि एक रेबेल फैक्टर है जो बीजेपी को डेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, जेपी नड्डा फोन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चांसेस हैं यहां पर। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम्स क्या हैं? कांग्रेस में एक पहली बात है कि बड़े नेता यहां प्रचार में आए, एक दिन खड़गे साहब आए, खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन वो एक स्टार प्रचारक वाली उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, ये कड़वा सच है। प्रियंका गांधी ने 4 रैलियां करी यहां पर, भूपेश बघेल थे यहां पर, लेकिन राहुल गांधी का ना आना, वो माहौल नहीं बनना। तो कांग्रेस ने भी यहां बड़ा लो की कैंपेन किया, जिसके बारे में आप गुजरात में बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन यहां मजबूत है। यहां वीरभद्र थे तो उनका संगठन इतना मजबूत है और यहां के लोग 76% पोलिंग है, 76% पोलिंग है, यहां के लोग यहां रहते हैं। और मुद्दा देखिए ओपीएस और पेंशन योजना, सौरभ आप राजीव शुक्ला को भूल रहे हैं, जो जिन्होंने राजीव शुक्ला को आप भूल रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। एक मतलब जिन्होंने की इंचार्ज होने के नाते कैसे भूलेगा, वो दोनों कनपुरिये हैं, दोनों कनपुरिये हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। राजीव शुक्ला भी। तो अब फिर संकेत क्षेत्रवाद का आरोप लगा देंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम संकेत जी के चक्कर में नहीं बोल रहे थे, एक क्षेत्रवादी बोल देंगे हमें। लेकिन एक पीएस नोट है, चलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, संकेत ने खोल दिया। चलिए हम लड्डू के जिक्र पर ही फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट। लेकिन तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अवधि में कहावत होती है झौवा भर, मतलब बहुत सारे। यहाँ हम लोग झौवा भर बैठे हुए हैं आपको पूरा चुनाव का विश्लेषण देने के लिए। 15 मिनट में लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, नंबर संख्या जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अखिलेश जी और मनोरंजन जी और निधि जी, एक सवाल ये पूछा जा रहा था, अभी इस चर्चा में भी आया कि बीजेपी को ये आभास हो गया था कि दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, हिमाचल में भी हैं और गुजरात में भी हैं। लेकिन अगर गुजरात के संदर्भ में बात करें, अखिलेश जी पहले आपसे शुरू करते हैं, उनको 40 सिटिंग कैंडिडेट ड्रॉप करने पड़े, पूरी कैबिनेट 1.5 साल पहले आपको बदलनी पड़ी, 19 रिबेल हो गए। लेकिन इसके अलावा आपने कैसे धीरे धीरे अपना डैमेज कंट्रोल किया कि आप पटीदार आंदोलन को काटने के लिए पहले तो आपने रूपाला और मनसुख मंडाविया को आपने एलिवेट किया यूनियन कैबिनेट में, एक केड़वा पटेल है, एक लेहुआ पटेल है, भूपेंद्र पटेल को आपने मुख्यमंत्री बनाया रूपानी को हटा करके। उसके बाद बीजेपी ने भले ही बहुत सारी पोजीशन रेवड़ी पे ली हो, लेकिन आप अगर उनका गुजरात का मैनिफेस्टो देखिए, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, फ्री बस राइड, फ्री 2 व्हीलर, वो भी इलेक्ट्रिक वाला 2 व्हीलर, तो सारी वो चीजें कर ली डैमेज कंट्रोल के लिए जो करनी चाहिए थी। रावण और औकात के रिमार्क पर आप देखिए कैसे एकदम पकड़ करके उसको पलटा। तो आप मानेंगे कि डैमेज कंट्रोल का काम जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिया था। और इसमें एक जो चीज छूट गई वो है 2002 का जिक्र, जिसमें कहा गया कि किस तरह से जो दंगाई थे उनको सबक सिखाया गया। तो सारे जितने भी अस्त्र थे उनके सारे सबका इस्तेमाल किया गया। और इसमें जाहिर सी बात है करेंगे भी, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। सब जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए गुजरात में तो इसका पूरे देश में क्या संदेश जाता है, कितना प्रतिकूल संदेश जाता है। शायद यही कारण रहा है कि पूरा जोर बीजेपी ने गुजरात में लगाया है। कोई भी ऐसा हथियार नहीं जिसका इस्तेमाल ना किया हो। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल देना, ये मेरे ख्याल से
देश के इतिहास में पहली बार ऐसा किसी राज्य में हुआ है। और 40 विधायकों को बदल देना, नए उम्मीदवारों को लाना, यह भी एक बड़ा संदेश बीजेपी देने का प्रयास कर रही थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, और कोरोना के टाइम पर जिस तरह के आरोप लगे थे विजय रूपाणी पर, उनकी कैबिनेट पर, कि वो स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए, शायद उसकी भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट थी और उसको सुधारने का भी प्रयास बीजेपी ने अपनी ओर से किया था। लेकिन एक बात जरूर है संकेत, कि अब अगर आज बीजेपी अच्छा करती है गुजरात में, और जो उन्होंने अपना एक मापदंड सेट किया है, अगर उसको भी पार कर जाती है, तो ये जो गुजरात मॉडल है, इसके बाद कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में खतरे की घंटी बज जाएगी मुख्यमंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया फार्मूला है कि आप मुख्यमंत्री को बदल दो, सारे मंत्रियों को बदल दो, 40-50 विधायकों को ड्रॉप कर दो और फिर से सरकार में जाओ। सबसे पहले ये बस मैं बात पूरी कर नहीं थी, सबसे पहले जो असर होगा वो होगा कर्नाटक में, जहां पर कि पहले से ही ये मांग अब उठने लगी कि गुजरात मॉडल को कर्नाटक में लागू किया जाए। बहुत अहम बात कही है कि ऐसा बोम्मई आए नहीं प्रचार के लिए, उनको नहीं बुलाया गया। गुजरात प्रचार में तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन बोम्मई नहीं आए, और जबकि वो हिंदी में बोल लेते। लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ लूंगी, अखिलेश, जो आप जोड़ रहे थे, जो हाल में आप 2002 की बात करें, लेकिन अभी जो मोरबी का हादसा हुआ है, उसमें इतने लोगों की जान चली गई, उसमें आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने किसको टिकट दिया है, जिसने वहां पे लोगों की जान बचाई, जो पूर्व बीजेपी से जुड़ा हुआ था, बीजेपी का ही नेता थे, उनको ही टिकट दे दिया। तो जो बीजेपी जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश में लगी रहती है। ये अपने आप में बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो आपने कहा कि ये पार्टी में जो ये तय किया जाता है, मतलब कहीं आपने सुना है कि सीएम उठा के बदल दिया और वो सीएम चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो सीएम कह रहा है कि मैं चुनाव मुझे नहीं लड़ना, मेरा राजनीति हो गया। इसका मतलब है कि उन सीएम साहब को कह दिया गया कि आप मत लड़िए, आपको हम टिकट नहीं दे रहे। मतलब एक्चुअली इसका कहने का मतलब यही हुआ ना अखिलेश, कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे, तो वो कह रहे हैं मीडिया पे आकर। और इसमें 2-3 बातें और जोड़ दूं इस गुजरात मॉडल में जो इस बार का आया है मनोरंजन। एक ये भी है कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं, ये तो खैर पहले भी था, लेकिन अभी इसको बहुत सख्ती के साथ लागू किया। एक अपवाद जरूर गुजरात में उन्होंने छोड़ा है, योगेश पटेल का। और दूसरा जो नियम है, किसी भी सांसद और विधायक उसके रिश्तेदार को बीजेपी ने टिकट वहां पर नहीं दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कर्नाटक के लिए, जहां पर कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। और 2017 से बाबा जो ये थे अपने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये वो चेहरे थे जो 2017 में बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दी थी, जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, और वो हार्दिक पटेल वो डिफ्यूज करा, आपने उनको बीजेपी में आप लोग लिया है। पाटीदार आंदोलन का तो ये हाल हुआ कि एक जन जो है वो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि पार्टी में जो डिसिप्लिन, पार्टी में जो चलती है, पार्टी में जो डिसिप्लिन है कि भाई एक आप अपने एक्स सीएम को टिकट ही नहीं दे रहे, जबकि मैं जानता हूं और अखिलेश को मालूम होगा कि रूपाणी साहब जो है बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री, जीत से ज्यादा करीब नहीं। हाँ, इससे ये साबित हो गया है। और दूसरी बात, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ बाबा, अगर यही चीज कांग्रेस में हो रही हो तो यहाँ तो काट मच जाती। लेकिन इसमें जो बीजेपी का अपना तर्क है वो ये है कि देखिए, आनंदीबेन पटेल को इसलिए हटाया क्योंकि वो 75 पार कर चुकी थी, विजय रूपाणी को इसलिए हटाया क्योंकि वो 5 साल पूरे कर चुके थे। तो इस लिहाज से उन्होंने इस बार जो भूपेंद्र पटेल हैं उनको ही पहले से घोषित कर दिया कि अगर बीजेपी जीतती है तो भूपेंद्र पटेल ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर बीजेपी जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले शायद बीजेपी फिर से कोई नया चेहरा लेगी। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे, चलो वापस लौट।